नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत कुमार वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर एसके कॉमर्स में। शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमसे बनवाया जाता है, जिसमें हम जर्नल से शुरू करते हैं। अगर आप लोग बेसिक तैयार हो, जर्नल से शुरू करते हैं और फाइनल अकाउंट पे एंड करते आते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है। इसके बाद हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। तो नॉर्मली यही जो हिस्सा था बैलेंस शीट पीएल अकाउंट वाला, तो इसको हम लोग कहते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम कहें कि दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एन अकाउंटिंग प्रोसेस which begins with the identification of accounting information। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 बताता है कि बैलेंस शीट माना जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाएगा, कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये चारों कहलाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इन चार के को एक्सप्लेन करने के लिए अगर कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट लगाया गया है साथ में या फिर जारी पब्लिश किया गया है, तो उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानेंगे। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे ऑडिटर की रिपोर्ट है, डायरेक्टर्स फी रिपोर्ट है ना, या फिर चेयरमैन ने कोई एनुअल जनरल मीटिंग में स्पीच दी है, या कोई भी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स है, तो वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा माना जाता है। एक्चुअली मैंने इसलिए शुरुआत करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, हमें पढ़ाना है आपको आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इससे पहले एक चीज बता दें, कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट बोलोगे, फिर इनकम स्टेटमेंट बोलोगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बोलोगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और इन चारों को एक्सप्लेन करने के लिए अगर कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट लगाया गया है तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देना ही काफी नहीं होता है ना भाई। बना के हम क्या करेंगे? हमें ये पता चल जाएगा हर साल का कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कहाँ कहाँ पर चीजें मैनेजमेंट गड़बड़ कर रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपको हर साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के सब पता चल जाए तो फिर तो बात ही अलग है, तो आपके खर्चे बहुत बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आप जो है अपना दिन पर दिन अपना प्रोग्रेस बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस और वास्ट करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एनालिसिस की। आप जो है अपने जो स्टेटमेंट अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करके, है ना, किसी भी तरीके से आप एनालाइज करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे मिस्टेक्स हैं, जिस वजह से हमारा जो बिजनेस है वो डाउन जा रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कौन कौन से स्टेप्स हमने लिए। ठीक है, तो हम नॉर्मली बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जरूरत पड़ता है कब? जब आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है स्टेटमेंट एनालिसिस का। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और लिमिट सेट करेंगे कि कौन कौन से आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है, और कौन कौन से वो आइटम्स जिन्हें हमें इग्नोर करना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें केवल सेल्स इंक्रीज करना है या प्रॉफिट इंक्रीज करना है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे जितना भी आपके पास, पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद में आप ट्राई करोगे, पता लगाने की कोशिश करोगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली, मतलब जनरल स्टडी। आप जनरली पूरा एक बार गो थ्रू करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं नॉर्मली, अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ गिवन है तो उनका भी कलेक्शन करोगे, नहीं भी है तब भी उनको गैदर करने की कोशिश करोगे।
और डेटा को अप्रोक्सीमेट करोगे कि कहाँ कहाँ पर अगर पॉइंट वाइज है तो उसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करोगे ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। फिर जिस हिसाब से आपको डेटा की जरूरत है उसी हिसाब से उसका रीअरेंजमेंट करोगे। अगर आपको सेल्स चाहिए तो सेल्स के हिसाब से, आप कॉमन साइज बना रहे हैं, है ना, जो जो भी एनालिसिस करने जा रहे हैं उस हिसाब से आप अपने डेटा को रीअरेंज करेंगे और फिर आप एनालिसिस कर लेंगे। एनालिसिस के बाद नॉर्मल सी बात है, आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे जिन्हें हम इंटरप्रेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में और फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा देंगे। रिपीटिंग माय पॉइंट, तो दीज आर द स्टेप्स व्हिच आर टेकन बिफोर यू स्टार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम प्रोसीजर हमें पता चल चुका है। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नॉर्मल में ऐसे बता करके खत्म करूंगा इस लेक्चर को, और एक एक करके मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। एक्सटर्नल एनालिसिस, सबसे पहले एक्सटर्नल एनालिसिस जैसे आपके दिमाग में, आप सीधा समझो कि वो व्यक्ति अगर एनालिसिस करे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिसका कोई लेना देना हमारे बिजनेस फर्म में ना हो या फिर जो हमारे बिजनेस से कनेक्ट ना हो। जैसे लिखा है, इट इज मेड बाय दोज पर्सन्स हु आर नॉट कनेक्टेड विद द कंसर्न, they do not have access to the detailed record of the company, have to depend mostly on the published statements। जैसे मैं रिसर्च करूं, मैं पीएचडी करने जा रहा हूं और मैंने एक एनालिसिस करनी चाहिए कि प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ बीएसएनएल इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। तो पब्लिश डेटा जो भी मिलेगा उसी का हम यूज करके काम खत्म करेंगे। तो चूंकि हमारा इंटरनली कोई उसमें बेनिफिट नहीं है, एक्सटर्नली मैं चाह रहा हूँ कि एक रिसर्च वर्क करना चाह रहा हूँ, तो ये हो गया एक्सटर्नल एनालिसिस। जब मैनेजमेंट डिसाइड करे कि हमें अपने बिजनेस फर्म के जो भी एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको एनालाइज करना, तो उसे इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। जैसे दिस एनालिसिस इज मेड बाय दोज पर्सन हु हैव एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट ट्राई करे तो हो सकता है। और ये कब होगा? एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ मैनेजरियल पर्पजेस कम, वही बात मैंने बोली, ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके। पहला रहा कि आप एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा केस, आप लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में डिवाइड करना चाहेंगे। जब अपने एनालिसिस को आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे चेक करना चाह रहे हैं, तो जैसे आपको पता लगाना है कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कितना आया आपको, है ना, और आपके पास कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अवेलेबल है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस कंसर्न की। तो इसके लिए जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको वो कहा जाएगा लॉन्ग टर्म एनालिसिस। नॉट शॉर्ट टर्म एनालिसिस, आप अगर शॉर्ट टर्म की सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इसको बेसिकली करंट ईयर की बात करते हैं, है ना, जिसको हम लोग रिपोर्टिंग ईयर आज की डेट में बोल रहे हैं। अब याद रखिएगा कि अब करंट ईयर को नॉर्मली रिपोर्टिंग ईयर टर्म नाम दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पूछा जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम और क्या क्या हो सकते हैं। इसको डायनामिक एनालिसिस कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं, इंट्रा फर्म एनालिसिस कहते हैं। सीधी सी बात मैं बोलूं कि अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इसी हिसाब से एनालिसिस करना है कि वो 2-3 साल का एनालिसिस हो सके, 4-5 साल का एनालिसिस हो सके, विद इन 1 ईयर ना हो, आप इंट्रा फर्म कर सकते हैं, फर्म के अंदर ही आप जितना एनालिसिस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टाइम पीरियड बेसिस होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, 1 साल नॉर्मली नहीं, 1 से ज्यादा साल। Horizontal analysis is the study of behavior of each item shown in the statement, because under this analysis we try to examine as what has been periodical trend as the various items। सीधी बात है, आपका कई ईयर्स की जब आप एनालिसिस करोगे तो वो कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसके एग्जांपल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, तो ये कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के एग्जांपल्स। लास्ट, वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल, जब चूंकि हमने बोल दिया हॉरिजॉन्टल मतलब नंबर ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, वर्टिकल को नाम दिया जाता है स्टैटिक या स्ट्रक्चरल, और ये बात करता है सिर्फ 1 ईयर के, 1 साल के भीतर जो भी आइटम्स हैं
उनकी जब हम एनालिसिस किसी से कंपेयर करके करते हैं तो वो कहलाता है वर्टिकल। चलिए एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम लोग वर्टिकल एनालिसिस के। रेशियो एनालिसिस, ठीक है। रेशियो एनालिसिस बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वही कहलाता है वर्टिकल एनालिसिस की। चलिए एक ब्रीफिंग ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले, अच्छा एक चीज और बची वो मैं बता दें। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये किसका हिस्सा है? हॉरिजॉन्टल का। कॉमन साइज है, ट्रेंड एनालिसिस है, एवरेज एनालिसिस है, इसको भूल जाओ, इसको जरूरत नहीं है ज्यादा आपको रटने की। रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा एनालिसिस करने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है। और एनालिसिस प्रोसीजर के बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल पढ़ा और इंटरनल पढ़ा, फिर लॉन्ग रन पढ़ा और शॉर्ट रन पढ़ा। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल मतलब 1 ईयर के भीतर जब हम एनालिसिस करते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा होते हैं जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने मेथड्स पढ़े, जो ये मेथड्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जरूर, और लाइक करें, लोगों को शेयर करें, जो भी स्टूडेंट्स हैं 12th लेवल के, 11th लेवल के, या फिर बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको लगे कि बेनिफिशियल है तो आप जरूर शेयर करें, है ना। और कोई भी अगर मिस्टेक हो तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम भी अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनमें सुधार कर सकें, ठीक है। और कोई अगर सजेशन हो मेरे लिए तो जरूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा अलग से आपको एक नई चीज शुरुआत करने जा रहा हूँ कि एमसीक्यू जो मेरा एक वो चल रही थी सीरीज, वो मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा कुछ दिन बाद, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।